किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी के अंदर हम बेसिकली बैरियर्स की स्टडी करते हैं और इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ बच्चे को मिलता है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के बारे में, जो कि ये दोनों भी पार्ट है इनेट इम्यूनिटी की। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या है। देखो, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल सबसे पहले मैं समझाती हूँ कि सपोज देन अगर आपके हाथ पे मधुमक्खी कट कर जाए, यानी कि मधुमक्खी अगर बाइट करती है तो उस पर्टिकुलर जगह पे आपने इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से देखा होगा या फील किया होगा। जिस हाथ पे आपकी मधुमक्खी जब बाइट करती है तो आपने देखा होगा कि वो हाथ में स्वेलिंग आ जाती है उस पर्टिकुलर जगह पे। उसके बाद में अगर उसको आप थोड़ा टच करके देखेंगे तो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से वो पर्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो हमें इंक्रीज मिलता है। तीसरी चीज़, वहाँ पे रेडनेस आपको दिखाई देगी और पेन भी होगा। तो बेसिकली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में ये 4 रिस्पॉन्स आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। टेम्परेचर का बढ़ना, रेडनेस आना, स्वेलिंग होना और पेन होना, दैट इज ए इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो किस तरीके का रिस्पॉन्स है और किस वजह से ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक जो इन्फ्लामेशन के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बेसिकली एक लोकल रिस्पॉन्स माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये क्या होता है, लोकल रिस्पॉन्स होता है ऑफ लिविंग मेमोरियल टिश्यूज का। ठीक है, और कब होगा, जब कोई इंजरी होगी किसी भी एजेंट या फिर किसी भी पर्टिकुलर कोई भी इंसेक्ट के काटने से, इरिटेशन होने से या इन्फेक्शन होने से, बेसिकली लिविंग टिश्यूज के अंदर जब ये रिएक्शन होगा तो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन है, इट इज रिएक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू टू इंजरी इरिटेशन और इन्फेक्शन। ठीक है, और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है ना वो लोकलाइज होता है। लोकल रिस्पॉन्स है मतलब एक जिस जगह पे इंजरी हुई है, जिस जगह पे इन्फेक्शन हुआ है, उसी पर्टिकुलर जगह पे हमें ये रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। पूरी बॉडी पे ये रिस्पॉन्स नहीं होता, तो इसीलिए हम इसको क्या मान के चलते हैं, एक लोकल रिस्पॉन्स माना जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से ये फिनोमिना हमारे सामने होता है, तो आप देखोगे कि इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास जो इन्फ्लामेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारे पास 4 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया पे रेडनेस आती है। सेकेंड, हम देखते हैं कि वहाँ का जो टेम्परेचर है बेसिकली वो इंक्रीज होता है, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे हीट जनरेट होती है। थर्ड पॉइंट कि वहाँ पे स्वेलिंग आपको देखने को मिलती है, और फोर्थ वहाँ पे पेन होता है। तो बेसिकली ये 4 जो करेक्टर्स है, करेक्टराइजेशन हमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के दौरान देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम समझें कि किस तरीके से होता है, फिर हम इसको डायग्रामेटिक भी देखेंगे। तो वो इसके अंदर आप सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे इसको एज अ फ्लो चार्ट हम बात करें इन सारे पॉइंट्स की, तो सबसे पहले तो कोई इन्फेक्शन होगा, ठीक है, या फिर कुछ पर्टिकुलर इंजरी होगी। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, इस कंडीशन के बाद आप देखोगे कि जिस पर्टिकुलर एरिया में ये हुआ है उस एरिया की जो मास सेल और कनेक्टिव टिश्यू और बेसोफिल जो ब्लड में प्रेजेंट होती है वो कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज करती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बोल सकते हैं वहाँ पर्टिकुलर एरिया की जो मास सेल्स है ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और इसके अलावा दूसरी कौन सी सेल्स होती है, बेसोफिल सेल्स। बेसोफिल्स ऑफ
ब्लड ये क्या करती है, रिलीज करती है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि एक तो ये हिस्टामिन रिलीज करती है, दोनों ही इसके अलावा ये सेरोटोनिन को रिलीज करती है, और थर्ड ये रिलीज करती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है ना। तो बेसिकली बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स दोनों मिलके ही रिलीज करती है इन हिस्टामिन, सेरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। अब इन सबसे होता क्या है, तो आप देखोगे कि जो हिस्टामिन होते हैं ये क्या करते हैं, हिस्टामिन्स ये बेसिकली इंक्रीज करते हैं ब्लड फ्लो को टू द वुंड साइड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हिस्टामिन से बेसिकली क्या होता है कि हिस्टामिन की प्रेजेंस से जो ब्लड फ्लो है उस पर्टिकुलर साइड पे जहाँ पे ये चीज़ हुआ है वहाँ पे इंक्रीज कर देता है, ब्लड फ्लो को वहाँ पे इंक्रीज कर देता है। तो हिस्टामिन ने क्या किया, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू दी वुंड साइड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा WBC वहाँ पे पहुँच सके। ठीक है। और इसके अलावा वो क्या करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ब्लड पहुँचेगा तो बहुत सारी फैगोसाइटिक और अदर जो इम्यून सेल्स होती हैं वो वहाँ पे आएंगी और पैथोजन को न्यूट्रलाइज करेंगी। तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो क्या करती है, ड्यूरिंग phagocytosis and other immune cells that neutralize पैथोजेंस। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेरोटोनिन और जो सेरोटोनिन का भी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे जो मास्ट सेल और बेसोफिल दोनों ने मिलके इनिशिएशन कर दिया इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का। ठीक है। तो सेरोटोनिन यहाँ पे टेम्परेचर, मेटाबॉलिक रिएक्शंस इंक्रीज हो जाती है सेल्स की, तो उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है ताकि टेम्परेचर वहाँ का इंक्रीज हो जाए। ठीक है। यानी कि इंजरी हुई और इंजरी के बाद में ये तीनों सब्सटेंस वहाँ पे रिलीज होने लगे। इन तीनों सब्सटेंसेस के रिलीज होने से हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम देखेंगे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। किस तरीके से होगा, इन तीनों की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। तो अगर हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में सबसे पहले अगर हम बात करें कि देखें कि रेडनेस जो है वो किस वजह से आती है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास रेडनेस। रेडनेस को बेसिकली आप रूबर भी बोल सकते हैं और एरिथेमा भी बोला जा सकता है। ठीक है। कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो ये किस वजह से होता है, तो हम देखेंगे ये होता है ड्यू टू वैसोडाइलेशन। ठीक है। जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ की जो कैपिलरीज होती है उनमें वैसोडाइलेशन होता है और उस वजह से रेडनेस इंक्रीज होती है। यानी कि वैसोडाइलेशन इंक्रीज अकर करता है जिससे कि रेडनेस बढ़ती है, और वैसोडाइलेशन जैसे ही होगा उस वजह से जो पर्टिकुलर एरिया है
वहाँ पे ब्लड का लेवल बढ़ जाएगा और जिस वजह से वहाँ पे रेडनेस दिखने को मिलती है। सेकेंड हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता है वो होता है हीट, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, जिसको हम कैलर भी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये किस वजह से होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह पे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोसीड मोर रैपिडली, बड़ी जल्दी जल्दी वहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जिस वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा और क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी उस पर्टिकुलर एरिया पे। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो हम देखेंगे वहाँ पे वेसल्स की परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि वैसोडाइलेशन और जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी परमिबिलिटी इंक्रीज होने से फ्लूइड जो है वो बाहर आने लग जाएगा, टिश्यू फ्लूइड के पास आके जो वेसल से आने वाला फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। तो जो जिस पोर्शन में इंजरी हुई है वहाँ पे हमें थर्ड रिस्पॉन्स देखने को मिलता है और वो है स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलिंग जिसको आप एज ए ट्यूमर या फिर ओडिमा नाम भी देते हैं। ओडिमा, इंटरनल ओडिमा या आउटर ओडिमा, जो भी वर्डिंग यूज करते हैं। इंटरनल तो अंदर की सूजन जो है उसको बोला जाता है। तो अब हम देखते हैं कि स्वेलिंग क्या होता है। स्वेलिंग किस वजह से होगी, ड्यू टू इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वैसल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये होती है ड्यू टू इंक्रीज्ड permeability of blood vessels। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही ब्लड वेसल की परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से अक्यूमुलेशन होने लग जाएगा टिश्यू फ्लूइड का और लीकेज होगी फैगोसाइटिक सेल, जो फैगोसाइटिक सेल्स होती है वो, और प्लाज्मा आउटसाइड द मेम्ब्रेन। यानी कि सिंप्लीफाई हम यहाँ देखेंगे accumulation of tissue fluid उस पर्टिकुलर जगह पे, और लीकेज यानी कि डायपोडेसिस की कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स एंड प्लाज्मा, जिस वजह से स्वेलिंग होती है। ठीक है, 3 रिस्पॉन्स हो चुके हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ रिस्पॉन्स, पेन किस वजह से होता है। ठीक है, पेन को हम डोलोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पेन का जो मेन वजह रहता है वो उस इंजरी का रिजल्ट जो है उससे न्यूरॉन्स और रप्चर्ड हो जाते हैं, हमारे टिश्यू रप्चर्ड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो डैमेज सेल्स होती है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती है और उनको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स उस वजह से ही पेन क्रिएट होता है। ठीक है, तो यानी कि जो पेन है वो रिजल्ट है किसका, रिजल्ट फ्रॉम इंजरी टू न्यूरॉन एंड केमिकल्स जो होते हैं रिलीज होंगे बाय डैमेज्ड सेल्स। ठीक है, और ये जो केमिकल्स हैं वो कौन से हैं, ये केमिकल होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि एज ए लोकल हार्मोन्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। पेन के लिए बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस वजह से पेन होता है। तो बेसिकली जैसे ही अटैक हुआ, ठीक है, तो या फिर इंजरी हुई उस जगह पर ये सारे जब सिम्टम्स शो होते हैं, तो इस रिस्पॉन्स से क्या होता है कि बहुत सारी जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। बेसोफिल सेल्स होगी, मास सेल्स होती है, इंजरी की तरफ अट्रैक्ट होके प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन्स ये सब रिलीज करती है, ताकि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी इनिशिएट हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सारा का सारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है इसका एज ए डायग्रामेटिक व्यू देखें तो ये किस तरीके से होता है। तो जैसा कि इस इमेज में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बेसिकली क्या हुई है, इंजरी हुई है।
ठीक है। और इस इंजरी के वजह से उस ये क्या है, स्किन, और स्किन में जैसे इंजरी हुई है तो यहाँ से ये क्या है, पैथोजेंस की एंट्री होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो ये कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ की जो मास सेल्स होती हैं वो बेसिकली क्या रिलीज कर रही हैं, हिस्टामिन रिलीज कर रही हैं, और ये है ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ब्लड वेसल्स के अंदर ये जो है वो WBC है, और अदर ये प्लेटलेट्स और अदर सेल्स होती है। तो जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होता है, ये केमिकल रिलीज होता है, इन केमिकल की प्रेजेंस से ये WBC जो है यहाँ पे इस तरीके से माइग्रेट करना स्टार्ट करती है। डायपोडेसिस मूवमेंट हमें दिख रहा है, और ये डायपोडेसिस मूवमेंट करके जो ये पैथोजेंस होते हैं इनको इन्गल्फ करने का स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा यहाँ पे वैसोडाइलेशन होने की वजह से बहुत सारा फ्लूइड जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो ओवरऑल हम इस इमेज से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे ही इंजरी हुई, हार्मफुल थिंग्स जो है बॉडी में एंटर करना स्टार्ट कर देंगे, और जो ब्लड से फैगोसाइटिक सेल्स जो होती है, फैगोसाइटिक सेल्स वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगी और उन सब्सटेंसेस को ख़त्म करना स्टार्ट करती हैं। और इन्फ्लामेशन के दौरान पेन, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रेडनेस आती है और स्वेलिंग भी होती है। तो इस तरीके से आप देखोगे इस पर्टिकुलर जो स्किन था, इंजरी की स्किन पे इस तरीके से हमें स्वेलिंग एज ए ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल इस तरीके से हमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि हिस्टामिन जो होता है वो डायलेट कर देता है ब्लड कैपिलरीज को और जितनी भी अदर ब्लड वेसल्स होती हैं उनको, जिससे कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो ब्लड का फ्लो होता है उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से वहाँ पे रेडनेस आती है। और हिस्टामिन जो है इसके अलावा परमेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है, यानी कि ब्लड वेसल की परमेबिलिटी को भी बढ़ा देता है, और इस वजह से जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं वो फिर माइग्रेट होना स्टार्ट होती है, प्लाज्मा भी बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से एक स्वेलिंग जनरेट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एज ए इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारे सामने सेकंड एक इनेट इम्यूनिटी के दौरान जो रिस्पॉन्स देखने को मिलता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के बाद में एक और हमारे सामने पार्टिसिपेट करता है एक और इम्यूनिटी का सिस्टम, वो है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या है? ऑफिशियली कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो है वो बेसिकली आप यूँ समझ लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो होता है एक ग्रुप है 30 प्रोटीन्स का, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के दौरान जो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे इम्यूनिटी को या इनेट इम्यूनिटी के दौरान जो रिस्पॉन्स शो करना होता है उस दौरान बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के दौरान कि जो ब्लड प्लाज्मा होता है उस ब्लड प्लाज्मा में लगभग 30 प्रोटीन्स का ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ये जो प्रोटीन होते हैं वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और जैसे कि क्लोटिंग फैक्टर्स रहते हैं उसी तरीके से, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के दौरान हम क्या देखते हैं कि ये जो सिस्टम होता है वो वेरियस कंपोनेंट से मिलके बना होता है, और ये वेरियस कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कहाँ मिलेंगे हमें, सीरम के अंदर। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, ठीक है। अब वेरियस कंपोनेंट्स में अप्रोक्सीमेटली 30 ग्रुप है, ये बेसिकली ग्रुप ऑफ 30 प्रोटीन का, और ये जो प्रोटीन है इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है बच्चों, लिवर में होता है, ठीक है। तो ये जो 30 प्रोटीन्स होते हैं इन प्रोटीन्स को किस तरीके से लिखा जाता है, इनको बेसिकली C1, C2, C3 इस तरीके से जो इनकी डिस्कवरी होती है उसके अकॉर्डिंग इनका नाम दिया जाता है। यहाँ पे जो C3 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट भी है और मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाने वाला कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन C3 रहता है, ठीक है। तो अब ये हमें कहाँ मिलेंगे, तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये कहाँ मिलेंगे, फाउंड
इन सीरम, ठीक है, जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वही यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली एक्टिवेट कैसे होते हैं, तो ये एक्टिवेट होंगे, इट इज एक्टिवेटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एक्टिवेटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से। और बेसिकली हम ये भी देख सकते हैं कि कोई भी पैथोजन की एंट्री इनको एक्टिवेट कर देती है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो है ना वो इनेट और एक्वायर्ड दोनों इम्यूनिटी में अपना अपना रोल प्ले करता है। तो मतलब ये भी आपसे एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है कौन सा ऐसा इम्यून सिस्टम है जो कि दोनों इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो होता है वो दोनों में ही पार्टिसिपेट करता है। दैट इज ए इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, जिसको मैं मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो है पार्टिसिपेट इन बोथ innate and acquired। इम्यूनिटी दोनों में ही पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। होता क्या है वो अगर मैं बताऊं तो बेसिकली ये ब्लड है और ब्लड प्लाज्मा में ये 30 टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, C1 C2 C3 सो ऑन, इस तरीके से ये प्रोटीन जो है ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है। जैसे ही इनको पैथोजन की एंट्री दिखती है, ठीक है, पैथोजन की प्रेजेंस से ये क्या होते हैं कि जो यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि ये क्या है, प्रोटीन है, और ये प्रोटीन में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। इनमें से कुछ प्रोटीन तो एक्टिवेटेड हो जाते हैं और कुछ इसके अंदर डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, और एक्टिवेटेड और डिसऑर्गेनाइज्ड होने के रिजल्ट से ये क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये प्रोडक्ट जो होते हैं वो अदर प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट अदर प्रोटीन, और जिससे कि पूरा का पूरा जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है सारा का सारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट होके करते क्या है वो मैं बताऊं। तो मान लो ये एक सेल है जिसको हम बोल सकते हैं ये एक पैथोजन बैक्टीरिया की सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है ये एक्टिवेट होके इस जो बैक्टीरिया है इसके जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल पे, ये क्या है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को अपना टारगेट बनाते हैं, ठीक है, और ये सेल वॉल पे जाके एक एक प्रोटीन आपस में चिपक के इस तरीके से क्या करेगा, सेल वॉल पे ऐसे छोटे छोटे पोर्स बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, यानी कि ये प्रोटीन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक्टिवेट हो ही चुके हैं, और एक एक करके ये सारे प्रोटीन आपस में जुड़ के इस तरीके से क्या बना देते हैं, सेल वॉल के ऊपर क्या बना दिया इन्होंने, पोर फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अब पोर फॉर्मेशन होते ही जो बाहर का जो फ्लूइड है वो अंदर एंटर करेगा, ठीक है, जैसे अंदर एंटर करेगा ये बैक्टीरियल सेल का के ऊपर जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, ये बैक्टीरियल सेल जैसे ही यहाँ पे एंटर करेगा, बाहर से आया हुआ फ्लूइड, तो उससे क्या होगा, ये सेल के अंदर क्या हो जाएगा, स्वेलिंग होएगी, ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पहला तो तरीका इनका ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का, कि ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बेसिकली जो सेल वॉल होती है उनके ऊपर क्या बना देती है, पोर फॉर्मेशन करती है, ठीक है। दूसरी चीज कि ये क्या करते हैं, या फिर ये जो पैथोजेंस होते हैं ना, ये मान लो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल के ऊपर ये प्रोटीन आपस में ऐसे ऐसे जुड़ के इसके चारों तरफ क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम आपस में के प्रोटीन ये जुड़ के इसके एनवलप बना देते हैं, फॉर्मेशन कर देंगे, कौन, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और पैथोजन के चारों तरफ उसने क्या बना दिया,
एनवलप बना दिया, और इस एनवलप के बनते ही ये एक फैगोसाइटोसिस जो सेल्स होती है वो इसकी तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। ये जो सेल है वो क्या होगी, फैगोसाइट्स सेल जो है अट्रैक्ट होगी, और अट्रैक्ट होगी इसको इनगल्फ करके और इसको फैगोसाइटोसिस कर लेगी। तो इस तरीके से आप देखते हो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो होता है वो या तो बेसिकली तो सबसे मैक्सिमम चांसेस तो उसका यही होता है कि वो सेल वॉल पे क्या कर देता है, पोर फॉर्मेशन कर देता है। इसको एज ए डायग्राम देखें किस तरीके से होता है। तो आप इस डायग्राम के अंदर मतलब आप कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। लाइक पैथोजन की प्रेजेंस या फिर एंटीजन एंटीबॉडी का जो इनको प्रेजेंस देखने को मिलती है एंटीजन और एंटीबॉडी की, उस वजह से यहाँ पे C1 कॉम्प्लेक्स जो है वो इस चीज़ को डिटेक्ट करता है। यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है, जिससे कि यहाँ पे C2 और C4 जो होते हैं वो फ्रेगमेंट होते हैं, यानी कि सीधी सी बात यहाँ पे डिसऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ये डिसऑर्गेनाइज होते हैं, डिसऑर्गेनाइज होने के जस्ट बाद में इनके अंदर C3 क्या हो जाता है, बनता है। C2 और C4 के टूटते ही C3 प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये C3 प्रोटीन फिर आगे हाइड्रोलाइज होता है। इस तरीके से यहाँ पे बेसिकली एक्टिवेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने का जस्ट ये रिजल्ट होता है कि जो बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर ये सारे प्रोटीन C5, C6, C7, C8, C9 अदर और जो प्रोटीन है वो यहाँ पे इस तरीके से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक पोर का फॉर्मेशन कर देते हैं। कहाँ पे, सेल वॉल पे। ठीक है, तो जिससे सेल स्वेल हो जाती है, उसके बाद में ब्रस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो होता है वो पैथोजन को मारने में हेल्प करता है। तो ये मान लो पैथोजन का जो सेल वॉल है उसके ऊपर एक एक प्रोटीन इस तरीके से एम्बेडेड होता है, और एम्बेडेड होके इस तरीके से एक पोर का फॉर्मेशन क्लियरली आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से ये पोर का फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के दौरान। तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है वो इस तरीके से मेंट्री जो सिस्टम है वो काम करता है। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को इनेट और एक्वायर्ड दोनों का ही हिस्सा माना गया है, क्योंकि ये दोनों इम्यूनिटी के दौरान अपना रोल प्ले करता है। तो ये थे बच्चों इनेट इम्यूनिटी से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट, क्योंकि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स तो इनेट इम्यूनिटी का ही पार्ट हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, यानी कि यहाँ तक आपका चारों के चारों बैरियर हो चुके हैं इनेट इम्यूनिटी के, इन्फ्लामेटरी और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम भी हो चुका है, और अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो बच्चों नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी जो हम बर्थ होने के बाद हम अपनी लाइफ में टाइम के साथ एक्वायर करते हैं, उसमें क्या कुछ होता है और किस तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है और कितने टाइप की होती है, ये सारे क्वेश्चन हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।